आजकल के इस जदीद दौर में हम घर बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान लेते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बआसानी जिससे चाहें जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम आम जिंदगी में कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। एक ऐसी डिवाइस जिसको 20वीं सदी की सबसे अहम इन्वेंशन कहा जाए तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर की। पर इस छोटे से ट्रांजिस्टर के थ्रू ऐसा क्या हुआ जिससे एक ही सदी में हमने इतनी तरक्की कर ली। लेट्स डिग इन। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन इस छोटे से डिवाइस की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल इनकलाब आया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सेल फोन, कैमरा, MP3 प्लेयर, रेडियो, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल वॉचेस, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि इंसान के चांद तक पहुँचने में इसका किरदार है तो गलत ना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब एडवांसमेंट्स का एक ट्रांजिस्टर से क्या कनेक्शन। ये कनेक्शन जानने के लिए इसकी तारीख पर नज़र डालते हैं और वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं, अराउंड 20वीं सदी के आगाज़ में, और साल है 1904, जब एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन एम्ब्रोज ने ये वैक्यूम ट्यूब या डायोड तैयार किया जिसको बेसिकली शुरुआती रेडियो रिसीवर्स में इस्तेमाल किया जाता था। फिर तकरीबन 2 साल बाद एक अमेरिकन इन्वेंटर ली डेफोरेस्ट ने इस डायोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये चीज़ तैयार की जिसे डेफोरेस्ट ने ऑडियन का नाम दिया और इसे ट्रायोड के नाम से भी जाना जाता है। डेफोरेस्ट के बनाए हुए इस डिवाइस को कुछ ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। फिर एक अमेरिकन टेलीफोन कंपनी AT&T जब पूरे मुल्क में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके सामने चैलेंज ये था कि उस वक्त कोई ऐसा एम्पलीफायर ही नहीं था जो कि सिग्नल्स को इतना एम्पलीफाई कर दे कि फ़ोन कॉल मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हो सके। उस वक्त AT&T की बेल लैब्स में डेफोरेस्ट की इस वैक्यूम ट्यूब को कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ एक एम्पलीफायर के तौर पर टेस्ट किया गया जिससे उन्हें कामयाबी मिली और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल मुमकिन हुई। लेकिन एक वैक्यूम ट्यूब और सिग्नल्स का क्या कनेक्शन, ये जानने के लिए थोड़ा सा इसके काम पर नजर डालते हैं। डायोड में 2 पॉइंट्स होते हैं, कैथोड और एनोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है जबकि कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। कैथोड को हीट अप करने के लिए एक पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कैथोड हीट अप होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ट्यूब में वैक्यूम होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस कम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ बआसानी ट्रैवल करते हैं और इस तरह से करंट एक ही सिम्त में फ्लो करता है। डेफोरेस्ट ने इस सर्किट में एक और कनेक्शन का इजाफा कर दिया जिसे ग्रिड कहते हैं, जिससे ये ट्रायोड बन गया। ग्रिड को पॉजिटिव चार्ज देने से करंट एम्पलीफाई हो जाता है और अगर ग्रिड को नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इससे रिपेल होते हैं और करंट का फ्लो रुक जाता है। यानी इस ग्रिड से ये एक ऑन ऑफ स्विच या एम्पलीफायर बन गया जिसके थ्रू टेलीफोन कॉल्स के सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जा सकते थे। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम इन्वेंशन थी जिसका अंदाजा आने वाले वक्तों में हुआ। लेकिन इन वैक्यूम ट्यूब्स का एक प्रॉब्लम था, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती थी और इसी वजह से इनके अल्टरनेट पर काफ़ी रिसर्च चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद AT&T की बेल लैब्स में भी वैक्यूम ट्यूब्स के अल्टरनेट पर रिसर्च चल रही थी और इसके लिए वो एक नए तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर्स के थ्रू इस डिवाइस को बनाना चाहते थे। सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का ना बहुत अच्छा कंडक्टर हो जैसे मेटल और ना ही बैड कंडक्टर हो यानी इंसुलेटर हो जैसे ग्लास। बेल लैब्स में साइंटिस्ट की एक टीम तैयार की गई जिनमें फिजिसिस्ट जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन शामिल थे। शॉकले इस टीम के लीडर थे और इनका ये ख्वाब था कि इस नए डिवाइस की इजाद में डायरेक्टली उन्हीं का हाथ हो। फिर 16 दिसंबर 1947 को बार्डीन और ब्रेटन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक डिवाइस तैयार कर लिया जिसे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का नाम दिया गया। इस डिवाइस में एक मेटल बेस पर सेमीकंडक्टर का एक पीस जर्मेनियम था जिस पर एक प्लास्टिक ट्रायंगल था और इसके साइड्स पर गोल्ड फॉइल थी। इस ट्रायंगल के ऊपर एक स्प्रिंग था जो कि ट्रायंगल की टिप को जर्मेनियम से प्रेस करके रखता था और इसी वजह से इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो इसकी एक साइड से वीक सिग्नल एंटर होता है। जब बेस पर पावर अप्लाई की जाती है तो सिग्नल दूसरी तरफ से एम्पलीफाई होकर आता है। जब इस डिवाइस को बनाया गया तो इसका कोई मखसूस नाम नहीं था। क्रिस्टल ट्रायोड, सॉलिड ट्रायोड और सेमीकंडक्टर ट्रायोड जैसे नाम ज़ेरे गौर लाए गए।
लेकिन बेल लैब्स में मौजूद एक इंजीनियर जॉन पियर्स ने इस डिवाइस के लिए ट्रांजिस्टर का नाम दिया और तब से ये डिवाइस इसी नाम से जाना जाता है। शॉकले को जब इस डिवाइस का पता चला तो इन्हें खुशी की बजाय मायूसी और धचका ज्यादा लगा, क्योंकि ये इजाद वो डायरेक्टली खुद करना चाहते थे और इस वजह से इनके और इनके टीम मेंबर्स के दरमियान तलखियां भी पैदा हो गईं। शॉकले जानते थे कि बार्डीन और ब्रेटन का ट्रांजिस्टर थोड़ा नाजुक था और इसी मोटिवेशन ने शॉकले को पुश किया कि वो इससे बेहतर ट्रांजिस्टर बनाएं। जून 1948 में शॉकले ने एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तैयार कर लिया, जो कि वाकई डिजाइन वाइज पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की निस्बत ज्यादा बेहतर था। शॉकले ने इस डिवाइस में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया। सेमीकंडक्टर के लिए सबसे मौजू एलिमेंट सिलिकॉन है, लेकिन पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम को इस्तेमाल किया गया था। सेमीकंडक्टर की खास बात यह होती है कि ये हाई टेम्परेचर्स पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी मिलावट यानी इम्प्योरिटीज डाल दी जाएं तो इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। जी हाँ, वही डोपिंग जिसके लिए क्रिकेटर्स का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन आखिर सिलिकॉन को डोपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके लिए सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ एक नजर डालते हैं। सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे सिलिकॉन क्रिस्टल बन जाता है। कंडक्टिविटी या करंट के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसीलिए सिलिकॉन एक अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाता। तो सिलिकॉन में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको किसी ऐसे एलिमेंट से डोप किया जाता है जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे एन टाइप डोपिंग कहते हैं। लेकिन सिलिकॉन को एक ऐसे एलिमेंट से भी डोप किया जाता है जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जैसे बोरॉन, जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे एक होल के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। सो पी और एन को जब कंबाइन किया जाता है तो इस एन और पी रीजन की बाउंड्री पर एन में मौजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन के होल्स को फिल करना शुरू कर देते हैं। जब एन रीजन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब पी रीजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।